कल एक एसपी हमारे नौजवान लड़के पकड़ लिए चंडीगढ़ के अंदर और कहता है कि इनको ये किसान नहीं है, इन्होंने मरले का पता नहीं कितने होते हैं। एक किले के अंदर 8 कनाल होते हैं और एक कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं। एक किले के अंदर 5 बीघे होते हैं, एक किले के अंदर 5 डबड़े होते हैं, एक किले के अंदर एक डंडा 36 कम का होता है। हमारे से ज्यादा जानता है खेती करना, 4 अक्षर सीख गया। डबल नॉर्म हम पढ़ाती है सरकारें। हरियाणा सरकार के एक नुमाइंदे का शीशा टूटता है तो राजद्रोह और किसान के हजारों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हिसाब होगा, याद रखना, हिसाब होगा। जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो देश को धर्म के नाम पर बांटता है, जाति के नाम पर लड़ता है, वो देशभक्त कहलाता है। हमारे को अलग खालिस्तानी कहा जाता है, हमारे को आतंकवादी कहा जाता है। उन्होंने हमारे आंदोलन को ये सोच करके कि ये बहुत ज्यादा संगठन है और आपस में अपने वजन के अनुसार ही गिर जाएंगे, इनके अंदर फूट पड़ जाएगी। मगर सरकार गलती ना करे। अगर मेरे देश को कोई तोड़ना चाहता है तो उसका नाम आरएसएस है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। मेरे सामने बैठे पूरे भारतवर्ष से आए किसान साथियों, माताओं, बहनों, सम्मानित मंच साथियों, आज हमारे धरने को 7.5 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और मैंने एक दिन 3-4 बातों की चर्चा की थी कि सरकार हमारे आंदोलन को फैल करने के लिए कुछ इंतजार कर रही है। जैसे युद्ध की कुछ नीतियां होती हैं, उसी तरह आंदोलन को फैल करने के लिए सरकार भी कुछ नीतियों का इस्तेमाल करती है। किसी जमाने ने चाणक्य ने 4 नीतियां बताई थी, श्याम, दाम, दंड, भेद। सबसे पहले समझा के किसी आंदोलन को फैल करना, फिर लालच देना और फिर केस वगैरह लगा करके दंडित करके आंदोलन तोड़ने की कोशिश करना। और जब ये सभी नीतियां फैल हो जाती है तो एक नीति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, जिसे भेद नीति कहा जाता है। मैंने एक दिन अपने आंदोलन की कमजोरियों के बारे में जो स्टेज के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि हमारे आंदोलन को के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च सरकार ने करवाई और अपने अंदर 4 कमजोरियां ढूंढी, 3 कमजोरियां हम पार कर चुके थे। चौथी एक कमजोरी मैंने आपको बताई थी कि उन्होंने हमारे आंदोलन को यह सोच करके कि यह बहुत ज्यादा संगठन है और आपस में अपने वजन के अनुसार ही गिर जाएंगे, इनके अंदर फूट पड़ जाएगी। मगर सरकार गलती ना करे। हम लड़ते हैं, बड़ा परिवार है, हमारी लड़ाई होती रहती है, आगे भी लड़ेंगे, मगर तुम्हारे साथ जो लड़ाई है ना, वो मिलके लड़ेंगे। सरकार के साथ लड़ाई हमारी सिर्फ किसान मुद्दों पर है। हाँ, मैं इस बात का स्वीकार करता हूं कि हमारे कुछ नेता घमंड के अंदर चूर हैं, हमारे कुछ नेता इस किस्म के फैसले लेते हैं जो सर्वमान्य नहीं है, 2 तरह के नॉर्म रखते हैं। अगर मैं अनुशासनहीनता करता हूं, मेरे ऊपर अलग नॉर्म चलता है, कोई और अनुशासनहीनता करता है तो उसके ऊपर अलग नॉर्म चलता है। हमें पता है इस बात का। मगर सरकार के साथ लड़ाई क्या है? सरकार के साथ लड़ाई हमारे 3 कानून वापस करवाना और एमएसपी की गारंटी का कानून लेना है। बहुत से साथी एक सवाल करते हैं कि अगर कानून वापस हो जाते तो क्या किसान का भला हो जाएगा? हम ये भी मानते हैं कि पहले भी हम बहुत अच्छे नहीं थे। अगर पिछले 20 साल के अंदर रिकॉर्ड उठाया जाए, पिछले 20 साल के अंदर लगभग 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, कर्ज के नीचे दब के। जिस एमएसपी को हम मानते हैं, उस एमएसपी मात्र 23 फसलों के ऊपर निर्धारित की जाती है और उसके अंदर ही खुद सरकार का आंकड़ा है। अगर 1 साल भी एमएसपी के ऊपर हमारी 23 फसलें खरीदी जाए तो लगभग 17 लाख करोड़ रुपए खर्च आता है और हमारे को मिलते हैं लगभग 14 लाख करोड़।
यानी 3 लाख करोड़ का प्रति साल मात्र 23 फसलों में घाटा है। खुद सरकार के आंकड़े मानते हैं कि 15 साल के अंदर 45 लाख करोड़ रुपए किसानों को जो मिलने चाहिए थे वो ठग लूट के ले गए, पूंजीपति लूट के ले गए। हमारी लड़ाई वो है, कहते हैं ओपन मार्केट में किसान का भला होगा, ओपन मार्केट में किसान का भला होगा। ओपन मार्केट हमें क्या देखी नहीं आज तक। जब 1933-34 से पहले पूरे पंजाब ही नहीं पूरे देश के अंदर मंडियां नहीं होती थी, तब हमने देखा हमारे साथ तौल के में गड़बड़ होती थी, हमारे साथ मोल में गड़बड़ होती थी। दूसरी बात आज का ही मैं बताता हूं, अरे बेशरम लोगों, 70% किसान का वो उत्पादन ओपन मार्केट में ही है। किसान, पहले आप किसान को समझिए, किसान किसे कहते हैं। आपको यही मालूम नहीं किसान किसे कहते हैं, मैं बताता हूं किसान किसे कहते हैं। वायु जल भूमि और वायु जल भूमि के सहायता से किसी भी तरह का उत्पादन को किसान कहा जाता है। मोटा अनाज का उत्पादन करता वो भी किसान है। कोई पोल्ट्री फार्म कर करके, मुर्गी फार्म करके, पिगड़ी फार्म करके, मच्छी का उत्पादन करके अगर कोई मीट का उत्पादन करता वो भी किसान है। कोई मसाले की खेती करके मसाला पैदा करता है वो भी किसान है। कोई फ्रूट के बाग लगा करके फ्रूट पैदा करता वो भी किसान है। कोई सब्जी की खेती करता वो भी किसान है। कोई मधुमक्खी पाल करके शहद का उत्पादन करता वो भी किसान है। कोई भेड़ बकरी पाल करके ऊन का उत्पादन करता वो भी किसान है। आप किसान के बारे में जानते कितना है? कल एक एसपी हमारे नौजवान लड़के पकड़ लिए चंडीगढ़ के अंदर और कहता है कि इनको ये किसान नहीं है, इन्होंने मरले का पता नहीं कितने होते हैं। सुन ले भाई एसपी साहब, तो किसान के घर में पैदा हुआ लेकिन तेरे को पता नहीं है। एक किले के अंदर 8 कनाल होते हैं और एक कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं। एक किले के अंदर 5 बीघे होते हैं, एक किले के अंदर 5 डबड़े होते हैं। एक किले के अंदर एक डंडा 36 कम का होता है, एक 40 कम का होता है, एक 98 फुट का होता है, एक 220 फुट का होता है। कितना जानते हैं आप? 8 कनाल, एक कनाल के अंदर 605 गज होते हैं और एक किले के अंदर 4840 गज होते हैं। क्या पैमाना लगाते आप? हमारे से ज्यादा जानता है खेती करना। 4 अक्षर सीख गया और डबल नॉर्म अपनाती है सरकारें। हरियाणा सरकार के एक नुमाइंदे का शीशा टूटता है तो राजद्रोह और किसान के हजारों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हिसाब होगा, याद रखना, हिसाब होगा। और हिसाब भी ऐसा होगा किसान की सेहत के ऊपर, किसान के छाती और के ऊपर, किसान की पीठ के ऊपर जितने डंडे मारे गए हैं ना, सबका हिसाब लेंगे। याद रखना, हिसाब। सूत बैठ जाया करता है, जाति और नाम पर लोगों को लड़ा करके वोट लेके सत्ता में आकर के हमारे से पूछते हो। हम इस देश के मालिक है, 5 साल के लिए भेजे थे आप, और सूत बैठ के अगर कलम हमारा हाथ में आ गई नहीं, धूप देखना ना सरकेगा, सूर्य नहीं चमकेगा तेरी जिंदगी में। हमारे से पूछता है। जो किसान इस देश को बढ़ाता है वो कर्ज के अंदर आत्महत्या करता है और इनके चेले चट्टे लुटेरे हजारों करोड़ रुपए लेकर के देश से भाग जाते हैं। वो इनको वहां से लाते अगर तो लाते ही नहीं, और जो आता बिरयानी खिलाते हैं। जो देश के खिलाफ बोलता है, जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो देश को धर्म के नाम पर बांटता है, जाति के नाम पर लड़ता है, वो देशभक्त कहलाता है। हमारे को अलग खालिस्तानी कहा जाता है, हमारे को आतंकवादी कहा जाता है। इस डेफिनेशन को बदल के छोड़ेंगे। सारी दुनिया के सामने बताएंगे कि मेरे देश के खिलाफ कौन काम करता है। अगर मेरे देश को कोई तोड़ना चाहता है तो उसका नाम आरएसएस है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और भ्रम में मत रहे। एक टाइम जीना ने
मुस्लिम लीग बना करके धार्मिक नारे लगा करके पाकिस्तान बनाया था, हम भूल कर गए। हमने सर छोटू राम की बात को याद नहीं रखा। उन्होंने कहा था दे लोगों याद रखना, ये लोग आपको धर्म पे बांटेंगे, मगर दुर्भाग्य इस देश का वो सन 45 में गुजर गए। अगर वो जिंदे होते तो पाकिस्तान नहीं होता। आज नरेंद्र मोदी और उसके चेले चपटे इस देश को धर्म के नाम पे बटा के और टुकड़े करना चाहते हैं। इस देश के अंदर धार्मिक कट्टरता फैला करके इस देश को और तोड़ना चाहते हैं। नहीं चलने देंगे। आज हम जिंदा हैं, नहीं चलने देंगे। साथिया, बड़ी साजिश रची गई अपने खिलाफ और हमारे बीच में ही कुछ साजिश करता मिल भी गए। हमें मौका आने पर जवाब भी देंगे, लेकिन एकता बढ़ाए रखनी है। हम जीतने के लिए आए थे और जीत के जाएंगे। भरम में पाड़ने की जरूरत नहीं है। एक तो बात आप जीत चुके हैं, आपको पता नहीं है शायद इस देश की राजनीति के अंदर आपके आंदोलन ने कितना फर्क डाल दिया। जो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती थी, जिनको करमंडल की राजनीति कहा था, कमंडल की राजनीति करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी अपना सिद्धांत बदल के मंडल की राजनीति पे आ चुकी है। जातियों का समीकरण बिठाया जा रहा है, जिसको मंडल की राजनीति कहते थे। और यह भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब क्षेत्र के लोग उस किस्म की बात करते थे, को जातिवाद का टैग लगाते थे। आज मैं नरेंद्र मोदी से पूछता हूं, आप जो जातीय समीकरण बिठा रहे हैं, तो क्या ये जाति की राजनीति नहीं है? क्या ये आप लोगों ने जो अभी आरएसएस का एक सम्मेलन हुआ, उसके अंदर एक विचार आया कि हमने अपना रास्ता बदलना होगा, हमने इनको सीधा बना दिया, ये रास्ता बदलने पर मजबूर हो चुके हैं, इनको धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। ये आप जाति के नाम पर वोट लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। मगर याद रख नरेंद्र मोदी, तू गुजरात से आया है, हमें पता है गुजरात की हवा में भी व्यापार है। हमें पता है कि अमित शाह कहता है मैं बाणिया हूं, वैसे तो नरेंद्र मोदी भी बाणिया है, तेली बाणिया, तेल का कारोबार करने वाला। बेकार है, ये बैकवर्ड नहीं है, बाणिया है। मगर ये मानता नहीं। अमित शाह कहता है मैं बाणिया हूं, और बाणिये का खून में फितरस होती है, वो हर चीज को लाभ आने के हिसाब से तोलता है। हमें पता है, अब पता चला कि तू वास्तव में बाणिया। साथियों, आप लोगों को पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूं। इन्होंने हमारे श्री राम को भी लाभ आने के हिसाब से राम को भी बेच दिया, उसका भी फायदा उठा रहे, इसलिए हमने मान लिया अब तो तू बाणिया। मगर पता चल गया, एक बार आपने लाभ ले लिया, दोबारा लाभ नहीं लेने देंगे। दोबारा राम को बेच करके वोट नहीं मिलेगा, ये याद रखना। आजा उत्तर प्रदेश में तेरे को देखते, आजा उत्तर प्रदेश में तेरे को देखते, तेरे को दिन में तारे दिखाएंगे और तेरे को यह भी बताएंगे इस देश का असल मालिक कौन है इस देश के अंदर। अरे दिल्ली बैठा ना, दिल्ली के तो पता नहीं कितने बार हमने कुआड़ उतार के ले गए थे। हम इस दिल्ली के चारों तरफ रहते हैं, बर्थ पर्व के अंदर कुआड़ पड़ा दिल्ली का। इस दिल्ली में तेरे को चढ़ने नहीं देंगे दोबारा। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकल गई तो माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों। पंजाब ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।